तो बच्चों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे इलास्टिक बॉडी वर्सेस प्लास्टिक बॉडी, इसका पहला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन आता है। उसके बाद एक टर्म आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन एनालॉगी विद स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, पाइसन रेशियो, और इन सभी में रिलेशन। ठीक है, तो इसमें बढ़ते हैं आगे। अब जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिक बॉडी वर्सेस प्लास्टिक बॉडी में जैसे हमने अगर रबर का एग्जाम्पल लिया, ठीक, तो रबर एक ऐसा मटेरियल है कि अगर उसको हम क्या करते हैं, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स एक लिमिट तक लगाएं, तो वो अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, रिगेन कर सकता है, अपने शेप में वापस आ सकता है। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। Means elasticity is that property of the material of a body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming force are applied to it and recovers its original state as soon as the deforming force are removed. ठीक है, अगर मान लो, लेकिन एक चीज ये है कि ये सारी चीजें एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर उस लिमिट को हम क्रॉस कर गए तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी बॉडी अपने शेप में वापस नहीं आ सकती है। ठीक, अब यहाँ पर ये कितने तरह के होते हैं, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला है परफेक्टली प्लास्टिक। इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे कि मान लो अगर हमने फोर्स को हटा लिया है और बॉडी अपने इनिशियल स्टेज में, इनिशियल शेप में वापस आ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, इसका एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या है कि अगर बॉडी ऐसी हो कि डज नॉट हैव टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसको हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या है ये, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मींस द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, अप टू विच अ बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर उस लिमिट को हम क्रॉस कर गए, ठीक, जैसे मान लो अगर रबर को ही हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसको हम वापस छोड़ेंगे या फोर्स को रिमूव करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो वो रबर भी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये उसका प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक, ये टर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले, हाँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इन प्रैक्टिकल लाइफ वी ऑफन हियर समथिंग लाइक इलास्टिक बैंड, यूजुअली रिफर्ड टू अ रबर बैंड बिकॉज इट इज इजीली स्ट्रेचेबल एंड अ स्टील रॉड इज नॉट। ठीक है, मतलब जब भी इलास्टिसिटी वर्ड हम लोग सुनते हैं तो हमारे माइंड में रबर का एग्जाम्पल आ जाता है या किसी इलास्टिक बैंड का एग्जाम्पल आता है। ठीक, तो हमें ये लगता है ना कि रबर जो है ना वो ज्यादा इलास्टिक है, किसके कंपैरिजन में, अगर हम स्टील रॉड के कंपैरिजन में देखें, जबकि ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी हैज सम डिफरेंट मीनिंग। बीइंग मोर इलास्टिक मीन्स द मटेरियल विल रेजिस्ट मोर टू एनी एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राइज टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब ये एक तरह से रजिस्टिव फोर्स है जो रजिस्ट करता है जब उसमें हम कोई चेंज लाना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टील जो है वो रबर से ज्यादा रजिस्ट कर पाएगा चेंज का। ठीक है, तो इसलिए जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा होगी, ना कि रबर की इलास्टिसिटी स्टील से ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, एक टर्म लिखा हुआ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मान लो अगर हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक बॉडी लिया और यहाँ पे पहले एक बॉडी हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसका एक एंड जो है ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका एक एंड फिक्स किया गया है तो इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, अब ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है।
ये फोर्स डिफॉर्मिंग है। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है, तो इस बॉडी के शेप को रिगेन या रिस्टोर करने के लिए इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जब इसको हम एरिया से रिलेट कर देते हैं, ठीक है, मींस एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया, तो यही जो टर्म है, यही टर्म क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है। लेकिन एक चीज यहां पर ये क्लियर है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। अगर एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उसी का तो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी लेते हैं, बट स्ट्रेस जब डिफाइन किया जाता है तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेस क्या चीज है। अब यहां पर ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, इसको हमने और भी कहीं पढ़ा था, याद करने की कोशिश करो। तो ये प्रेशर भी होता है, लेकिन यहां पर ये मत समझना कि स्ट्रेस और प्रेशर एक ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे क्या क्या डिफरेंसेज है उसको हम समझते हैं स्ट्रेस और प्रेशर में। तो यहाँ पे ये दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। तो प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और टेंजेंशियल। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है कि जो अभी हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे टेंजेंशियल केस में, कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मली काम करता है, लेकिन स्ट्रेस क्या है, ये टेंजेंशियल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, और ये क्या होता है, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है नेचर में। ठीक है, बट ये क्या है, कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो स्ट्रेस है वह एक वेक्टर सॉरी टेंसर क्वांटिटी है। अब ये टेंसर कहाँ से आ गया, अभी तक तो स्केलर और वेक्टर के बारे में सुनते हो, तो टेंसर एक अलग तरह की यहाँ पर कह सकते हो क्वांटिटी है। जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग टेंसर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्ट्रेस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, स्ट्रेस कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रेस कितने टाइप्स का हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले, अगर कोई वन डी बॉडी है, ठीक, और उस पे हम रिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए जिस स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक टेंसाइल है और दूसरा कंप्रेसिव है। ठीक, अब यहाँ पर टेंसाइल का मतलब क्या है, टेंसाइल का मतलब सेम है यहाँ पर, कि जैसे अगर यहाँ पर एक मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक ऐसे रॉड लिया और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और ये जो बॉडी है ये इलोंगेट होगी, इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक, तब जो यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस को हम किससे डिनोट कर लें, मान लो हम सिग्मा से डिनोट कर ले रहे हैं, नहीं सिग्मा से नहीं डिनोट कर रहे, सिग्मा से अभी एक हम क्वांटिटी डिनोट करेंगे जिसका नाम है पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो नॉर्मली चलो इसको स्ट्रेस हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस टेंसाइल का मतलब ये हुआ कि जब लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब कि अगर इसका लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कंप्रेसिव वाले स्ट्रेस को भी सेम फार्मूले से, एफ अपॉन ए होगा। यहाँ पर भी हम रिस्टोरिंग यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम रिस्टोरिंग ही यूज करेंगे। ठीक, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना रिस्टोरिंग होता है उतना वो एक्सटर्नल के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगला समझते हैं सियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस का क्या मतलब है। तो यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हो कि एक सिलेंडर रखा गया है और उस पे इस तरह से सरफेस के अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये कोई मटेरियल है और उसके बेस को फिक्स कर दिया गया है और ऊपर से अगर फोर्स लगाया जाएगा तो उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस का। तो यहाँ पर फार्मूला सेम होगा, बस जो फोर्स लगेगा ना
वो फोर्स हमें लेना है सरफेस के अलोंग वाला, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा एफ टी अपॉन ए, ठीक है। मीन्स ये टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब इसके फिगर से क्लियर हो गया होगा कि जैसे मान लो अगर इस शेप में कोई बॉडी है और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक। तो इस केस में इसके लिए जो फार्मूला आएगा वो भी सेम ही आएगा स्ट्रेस का, और ये फार्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। इस स्फेरिकल बॉडी के केस में हम एरिया को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके यूनिट की हम बात कर लें तो इसका यूनिट क्या होगा, सेम प्रेशर वाला यूनिट ही होगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ और बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक। अगला टॉपिक इसमें आता है जिसका नाम है स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन को समझते हैं, स्ट्रेन क्या चीज है। स्ट्रेन का मतलब ये है कि जैसे अगर हम फोर्स लगा रहे थे बॉडी पे, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये बॉडी ऐसे दी हुई है और हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसमें जो वेरिएशन आया, ठीक, मान लेते हैं इसका जो इनिशियल लेंथ था, इनिशियल लेंथ कितना था, एल दिया हुआ था। उसके बाद इसका जो फाइनल लेंथ हो गया, ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो स्ट्रेन जो होता है ये एक तरह से चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी मीन्स डेल्टा एल, और जो ओरिजिनल उसका साइज था मीन्स एल, इसका रेशियो होता है, इसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, मीन्स चेंज टू द इनिशियल वैल्यू, ठीक है, यही स्ट्रेन कहलाता है। और यहाँ पर अगर इसका यूनिट देखें तो इसका भी यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा और ये यूनिट लेस रहेगा और डायमेंशन लेस भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन भी है कि यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। अब कितने टाइप्स के ये होते हैं, तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग अभी स्ट्रेस में हमने देखा कि स्ट्रेस कितने टाइप्स का था, स्ट्रेस 3 टाइप्स का था, ठीक। तो बिल्कुल उसी बेसिस पे स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे पहला इसमें आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब कि मान लो ये लेंथ है और इसमें इसको इलोंगेट करने पे या इस पे फोर्स लगाने पर जो इसका डायमेंशन चेंज हुआ, ठीक है, वो चेंज कितना आ गया, डी आ गया। तो इस केस में हम स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, इस केस में हम स्ट्रेन का फार्मूला राइट कर सकते हैं डी अपॉन एल, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, शेयरिंग के केस में क्या होगा, शेयरिंग के केस में अगर हम चेंज की बात करें तो इसमें लेंथ तो नहीं बढ़ रहा है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखो, मान लो अगर इस चीज को हम इसका लेंथ जो है एल अगर कंसीडर कर रहे हैं इस सिलेंड्रिकल बॉडी का, और इस पे इस तरह से सरफेस के अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो इसकी जो शिफ्टिंग हो रही है इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ये कितना शिफ्ट हो रहा है, ये एक्स अगर शिफ्ट हो रहा है और ये लेंथ कितना है, एल है, तो इसमें ये जो थीटा का चेंज आ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन मानते हैं। कैसे, जैसे अगर हम स्ट्रेन का फार्मूला यहाँ पे राइट करें तो जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आया, एक्स का चेंज आया, ठीक। और इनिशियल वैल्यू के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, एल ले सकते हैं। अब ये जो एक्स बाई एल है, ठीक, ये एक तरह से अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये टेन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स परपेंडिकुलर हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये टेन थीटा के इक्वल हो गया। और अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इसको हम केवल थीटा के इक्वल भी राइट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है उसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन को, ठीक। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेन। तो इस केस में अगर इस केस में हम स्ट्रेन का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस तो हमने बताया था पिछली बार, फोर्स और पर यूनिट एरिया में 4 पाई r स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेन का मतलब कि मान लो पहले इस बॉडी का वॉल्यूम कितना था, v था, बाद में फोर्स लगाने के बाद इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, v माइनस डेल्टा v हो गया, ठीक। तो चेंज कितने का आया, डेल्टा v का आया, और इनिशियल वैल्यू कितना था, v था, तो ये स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम माइनस साइन का यूज करेंगे। माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप स्ट्रेस क्लियर हो गया, स्ट्रेन क्लियर हो गया। उसके बाद अच्छा, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में
ठीक है, एक और एग्जांपल लिया गया है और ये एग्जांपल है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल इज 2:1. फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस का रेशियो बताना है। अगर दोनों पे सेम फोर्स लगाया जा रहा है उस केस में क्या होगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जैसे मान लो हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फिक्स ऐसे सरफेस दे रखा है। ठीक है, ये फिक्स सरफेस ऐसे दिया हुआ है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे दो रॉड है। ठीक, एक ये दूसरा रॉड यहाँ पे और यहाँ पर भी एक रॉड ऐसे दे रखा है और एक चीज ये दे रखा है इसमें कि इनके जो रेडियस का रेशियो है, ठीक है, वो गिवन है। तो मान लो यहाँ पे द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1. फाइंड देयर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स। ठीक है, तो इस केस में मान लेते हैं इस पे भी फोर्स लगाया गया F और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F, क्योंकि दे रखा है कि सेम फोर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, पूछा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे, स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, फोर्स बाय एरिया, और एरिया का मतलब कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, F बाई पाई आर स्क्वायर। ये ना होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि स्ट्रेस का जो रेशियो, स्ट्रेस जो होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/r² पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो अगर दोनों के लिए हम राइट करें तो मान लो यहाँ पे S1/S2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा R2/R1 होल स्क्वायर। और इसका रेशियो हमें दे रखा है, इसका रेशियो है कितना, इसका रेशियो दिया हुआ है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे 2:1 दिया है तो इसको हमें लेना पड़ेगा 1:2, क्योंकि R1/R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1/R2 2:1 दिया है। ठीक है, तो R2/R1 कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है कितना, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है एस ब्रेकिंग, इसको हम लिख देते हैं। तो एस ब्रेकिंग कितना दे रखा है, 2.4 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूछा क्या है, द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहां पे, ठीक है, जिस भी वायर को हम यूज करें उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक, वो स्ट्रेस जो है एक तरह से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, स्ट्रेस से। ठीक है, मतलब यहां पे हमने स्टेटमेंट क्या लिख रखा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो भी वायर हम यूज करें उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होना चाहिए वो एस ब्रेकिंग से कम या उसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तब तो हमारा काम चल सकता है, और जैसे उससे ज्यादा होगा वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो एस हमने स्ट्रेस लिखा हुआ है इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा टी अपॉन, और टी अपॉन ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा, टी मान लेते हैं। मान लो ये नीचे 2G होगा, यहाँ पे 3G होगा। ठीक, तो वायर में जो टेंशन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ये टेंशन यहाँ पे टी लगेगा। तो यहाँ पे और एस ब्रेकिंग कितना दे रखा है, 2.4 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁹ इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें अब हमें टेंशन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें टेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करने, ठीक है, आना चाहिए कि टेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा, एक फार्मूला डायरेक्ट हम बता देते हैं, 2m1m2g अपॉन m1+m2। ठीक है, एफबीडी बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हो तो 2 इंटू m1 कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन, और m1+m2 तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, सबको टेंशन कैलकुलेट करने आता होगा। ठीक, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा 24 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये रिलेशन यहाँ पे 2.4 अपॉन पाई इंटू 10 पावर 9। ठीक, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 10 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया है 10 पावर 9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये 10 पावर 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा r⁻⁻² लेस देन, और यहाँ पे 10 पावर कितना है, 8 है। ठीक, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो r यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर-4। ठीक है, इसका मतलब जो मिनिमम रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 पावर-4 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रेडियस। ठीक, अच्छा यहाँ सिंबल में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये r ग्रेटर आर इक्वल आएगा। ठीक, तो ये ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे, ठीक है, जो r मिनिमम आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर-4। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सब हमने बता दिया था। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉसिबल। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो किस में पॉसिबल है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिक्विड में तो पॉसिबल होगा नहीं। ठीक, गैस में भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये केवल सॉलिड में पॉसिबल होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायर ऑफ लेंथ, इसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, कितना लेंथ दे रखा है, 2.5 मीटर हैज परसेंटेज स्ट्रेन ऑफ। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेन दिया हुआ है, तो परसेंटेज स्ट्रेन का मतलब, ठीक है, कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा एल बाई एल परसेंट अगर यहाँ पे दे रखा है 0.012%, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू 0.012 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर-4 आएगा। ठीक, तो ये इतना वैल्यू आ गया। अब इसके बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ठीक, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल इंटू 1.2 इंटू 10 पावर-4 हो जाएगा, और एल का वैल्यू दे रखा है, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर-4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो शायद ये आएगा, कैलकुलेट इसको मैं कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है, 3 mm के आसपास आएगा। ठीक है, 0.3 mm। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द एंगल ऑफ शियर दे रखा है इज 30 डिग्री फॉर क्यूबिकल बॉडी एंड चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 100√3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जैसे जो हम लोग शियर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो उसके लिए जो हम टेन थीटा हमने बताया था कि शियर स्ट्रेन टेन थीटा लिया जाता है, तो टेन थीटा का मतलब क्या था, एक्स बाई एल था। ठीक है, तो इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो वॉल्यूम तभी फाइंड हो पाएगा जब यहां से हम उसका ओरिजिनल साइड कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई क्यूबिकल बॉडी दी हुई है, तो उस केस में, उस क्यूबिकल बॉडी के केस में, मान लो क्यूबिकल बॉडी है और इसका हर एक डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबका कितना है, लेंथ है, एल है। तो जब इस पे हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे, शेयरिंग स्ट्रेस जब इसको देंगे, तो ये थोड़ा शिफ्ट होगा। तो वही से ये फार्मूला आया, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एल। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया होगा, तो इसमें जो चेंज है, चेंज इन लेंथ इज 100√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पहले रख देते हैं, जैसे थीटा का वैल्यू भी दे रखा है
1030 और ये हो गया 100√3/L और 1030 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 100√3/L हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली L इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 300। ठीक है, तो ये लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा, तो L का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो इसका मतलब अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का मतलब L क्यूब कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूनिफॉर्म क्यूब is subjected to volume compression if each side is decreased by 1% then bulk strain। ठीक है, अब इसको समझना है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इसका कितना दे रखा है, ए डैश मान लेते हैं, मतलब ये कंप्रेस करने के बाद है। ठीक है, और कितना परसेंट कंप्रेस किया गया, 1% कंप्रेस किया गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ए डैश होगा वो कितना होगा, वो होगा ए माइनस ए बाई 100। ठीक है, यही ना आएगा, तो ये ए डैश आ गया। अब यहां पर हमें दोनों का एक तरह से साइड पता है, तो दोनों का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। मान लो ये V1 है और ये V2 है। ठीक, तो बल्क स्ट्रेन के लिए हमें डेल्टा V चाहिए, देन डेल्टा V इज इक्वल्स टू, अच्छा V1 कितना होगा, V1 होगा यहाँ पे ए क्यूब, और V2 कितना होगा, V2 होगा ए डैश क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे जब हम डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा V का मतलब V1 माइनस V2 हमें चाहिए। तो V1 का वैल्यू कितना, ए क्यूब माइनस ए डैश क्यूब। अब अगर हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ए क्यूब माइनस, और ए डैश का वैल्यू कितना है, ए माइनस ए बाई 100। ये वैल्यू हमने कैसे लिखा है, क्योंकि 1% क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कम कर दिया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे क्यूब भी होगा। ठीक है, क्योंकि ए डैश का क्यूब है, तो इसमें ए क्यूब माइनस, इसमें से ए क्यूब हम कॉमन लें तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/100। ठीक है, और यहाँ पर 3 आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बायनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये पावर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/100। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस 3a³ अपॉन 100। ठीक है, मतलब ये ए क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ पर देख सकते हो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो जब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होगा तो फाइनली जो डेल्टा वी का वैल्यू आएगा 3a³ अपॉन 100। तो हमें डेल्टा वी पता चल गया। अब डेल्टा वी पता चल गया, हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें बल्क स्ट्रेन चाहिए। तो बल्क स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना, 3a³ अपॉन 100 आया, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब था, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.03। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक तरह से और निकाला जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो वॉल्यूम का फार्मूला है, अगर इसका हम डायरेक्ट एक मेथड देखें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, अब अगर इसमें हम एरर राइट करना चाहें कि एरर कैसे राइट करेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें यही ना निकालना है, डेल्टा वी बाई वी, तो एक तरह से 100 से तो 100 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये अगर कैंसिल नहीं भी करते हो, ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, इसमें दिया हुआ है इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिक्रीज बाई 1% गिवन है। अच्छा, इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज में इसमें पूछा गया, तो देखो क्या करना है, इसका वैल्यू 1% दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे 1 पुट कर दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रेन ही चाहिए ना, मतलब ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो डेल्टा बी बाई वी जो है, ठीक, वो आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये इसका बेसिक मेथड है। ठीक है, उसके बाद अगले पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये दे रखा है यूनिफॉर्म स्फीयर इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स रेडियस इज डिक्रीज बाय 2%, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करें, एरर लिखने का ये तरीका होता है,
डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और कांस्टेंट में कोई एरर होने का चांस नहीं रहता है तो इसको यहीं पे लीव कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। और ये आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू किसका दे रखा है, रेडियस कितना डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे 3 इंटू 2% आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा परसेंट, ये डायरेक्ट 6 आ गया। ठीक, तो जब ये 6 आ जाएगा तो यहां से डेल्टा v अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 6 आया। इसका मतलब डेल्टा v बाई वी कितना आएगा, 6 अपॉन 100, तो फाइनली आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये 6% आया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस। ठीक है, तो अभी हमने मॉडुलस बताया नहीं, तो अभी मॉडुलस पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले हम समझते हैं। इसमें देखो, इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। किस पे, S1 पे फाइंड करना है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो S1 यहाँ पर एक सरफेस दे रखा है, इस तरह का एक सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम S1 रखा गया है। और इसका जो एरिया वेक्टर है ये कुछ एंगल बना रहा है। तो अगर इस सरफेस को हम बाहर निकाले ऐसे मान लो, ठीक है, तो इस पे देख सकते हो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और एरिया दिया किसका है, एरिया इसका ना दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज दी हुई है। ये चीज कितनी दी हुई है, ए, और हमें ये पता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं ए डैश। ठीक है, मतलब जो S1 है उसका जो एरिया है या एरिया वेक्टर है उसको हमने ए डैश कंसीडर कर लिया। और ये ए क्या चीज है, ए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इस बॉडी का। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए डैश कॉस थीटा। इसका मतलब ए कितना, ए डैश कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब जिस, ठीक है, जिसका हमें टेंसाइल स्ट्रेस निकालना था जिस पे, उसका हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ए डैश पे निकालना था। ठीक है, क्योंकि ए डैश के लिए यहाँ पर S1 दिया हुआ है, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया ए अपॉन कॉस थीटा। अगेन हम इसी फिगर को बनाते हैं जो ऐसे दे रखा है। अब अगर हम फोर्स को डिस्कस करें, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इसका अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, और ये एफ दे रखा है। थोड़ा सा फिगर हम और सही से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर इतना परफेक्ट नहीं बन पाया। तो यहाँ पे क्योंकि फिगर से ही ये चीज अच्छे से क्लियर होगी, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो फोर्स ना इस डायरेक्शन में दे रखा है, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स एफ दिया है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। और अगर इसका एक कंपोनेंट हम और लें तो ये कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पर ये ना एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब इसमें समझना ये है कि जो एफ कॉस थीटा है, ठीक, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए या शियर स्ट्रेस के लिए, तो ये टेंसाइल के रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ साइन थीटा है ये शियर स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो नॉर्मल वाला फोर्स जो सरफेस पे नॉर्मल हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, और एरिया तो उतना ही लेंगे ए बाई कॉस थीटा। तो फाइनली ये आंसर कितना आ जाएगा, एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें, अगर हम शियर स्ट्रेस लेते हैं तो शियर स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे एरिया हम कितना लेंगे, एरिया तो वही लेंगे, ठीक है, ए बाई कॉस थीटा, लेकिन इस बार फोर्स कौन सा लेंगे, टेंजेंशियल वाला फोर्स लेंगे जो सरफेस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा अपॉन ए बाई कॉस थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा ए बाई कॉस थीटा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा एफ बाई 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल था जिससे हम थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस को और शियर स्ट्रेस को समझ सकते थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। ठीक है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। चलो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े 3 टाइप के स्ट्रेस थे और 3 ही टाइप के स्ट्रेन थे, तो इसका ये मतलब हुआ 3 ही टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा। ठीक, तो इसमें जो तीनों का नाम रहता है, पहले नाम समझते हैं। जो पहला है उसको कहते हैं यंग मॉडुलस। दूसरा यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है शियर मॉडुलस। और तीसरा जो है, ठीक है, वो है बल्क मॉडुलस। ठीक है, जो यंग मॉडुलस था ये लॉन्गिट्यूडनल वाला के लॉन्गिट्यूडनल केस के लिए था। शियर मॉडुलस जो था वो टेंजेंशियल के लिए था। और जो बल्क मॉडुलस था, ठीक है, वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यंग मॉडुलस का फार्मूला राइट करें तो इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका होता है कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, तो इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस के लिए फार्मूला क्या आएगा? यंग मॉडुलस के लिए फार्मूला आएगा कि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेना होगा अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पे शियर मॉडुलस के लिए हम लोग इसको ईटा से डिनोट करते हैं। और ये हो जाता है शियर स्ट्रेस, ठीक है, और अपॉन शियर स्ट्रेन। और उसी तरह से अगर हम बल्क को डिफाइन करें तो बल्क डिफाइन होता है बीटा से, या बी से डिनोट कर सकते हो। तो ये एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसमें लेना होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर इसको हम समझते हैं पहले वाले को, जो यंग मॉडुलस है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आया था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब था एफ बाई ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा था? तो ये स्ट्रेन आ रहा था डेल्टा एल बाई एल। तो फाइनली यहां से यंग मॉडुलस का हम फार्मूला क्या राइट कर सकते हैं? इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, ये यंग मॉडुलस आ जाएगा। दूसरा, अगर हम शियर वाला केस लेते हैं तो शियर के केस में इसको हम ईटा से डिनोट किए हैं यहाँ पे। तो शियर स्ट्रेस क्या होता था? शियर स्ट्रेस तो बिल्कुल वही होता था एफ बाई ए। और जो शियर स्ट्रेन आया था उसको हमने बताया था कि वो आता है एक्स बाई एल, जिसको हमने डिनोट किया था थीटा से। तो फाइनली यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? एफ बाई ए थीटा। और जो तीसरा है वो क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमने यहाँ पर एफ बाई ए लिया था, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था इसको हमने डिनोट किया था डेल्टा वी बाई वी से। अच्छा, याद होगा वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था तो हमने माइनस का साइन भी लगा दिया था। ठीक है, तो माइनस का साइन तभी लगाना है जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में प्लस का साइन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू, और कहीं ना कहीं इसको हम प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं बल्क के केस में। तो ये आ जाता है पीबी अपॉन माइनस पीबी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, पीबी अपॉन माइनस डेल्टा वी इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। ठीक, तो ये 3 मॉडुलस, हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ना था यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस का यूनिट होता है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, और स्ट्रेस का यूनिट कितना होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो यंग हो, ईटा हो, या बल्क मॉडुलस हो, तीनों का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें दे रखा है वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग। तो इसके लिए जो भी हमने फार्मूला देखा, ठीक है, फार्मूला क्या आया था, एफ बाई ए एंड डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से y इक्वल्स टू आ गया था एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक, तो इसमें पूछा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें मास m दे रखा है। तो मास m देने का मतलब कि फोर्स कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो फोर्स को हम mg से रिप्लेस कर देंगे। और जो लेंथ दे रखा है, ठीक है, वो कैपिटल L दिया हुआ है, तो इसको हम L से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है कि इनिशियली जो लेंथ है वो L है और बाद में जो लेंथ है वो L1 हो जाता है। तो इसका मतलब डेल्टा L को हम लिख सकते हैं L1 माइनस L। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो A दिया हुआ है, तो उसको A रहने देते हैं। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन ए, और डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एल वन माइनस एल। ये यंग मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है द यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू एल बाई टू एंड रेडियस इज आर बाई टू, इट्स यंग मॉडुलस विल बी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे रखा है और फाइनल वैल्यू दे रखा है और पूछा यंग मॉडुलस क्या होगा। तो इसका यंग मॉडुलस, इसका आंसर y ही रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यंग मॉडुलस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शेप, साइज या डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं तो यंग मॉडुलस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसका भी आंसर y ही रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेना, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दिया द फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। मतलब इस सिचुएशन में चारों सिचुएशन में अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में किसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा। ठीक, तो अभी जो यंग मॉडुलस का वैल्यू था, ठीक है, यंग मॉडुलस, उसका वैल्यू कितना आया हुआ था, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था तो वो आया था एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, ये फार्मूला आया था। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो कितना आएगा, डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब इसमें अगर हम एक रिलेशन निकालें तो यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एल अपॉन, और एरिया को क्या लिखा जा सकता है, एरिया को लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर वाई। ठीक, या अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन, और ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर और इंटू वाई। ठीक है, मतलब हमने आर को यहाँ पे डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें ये देख सकते हो कि डेल्टा एल की डिपेंडेंसी किस पे है, फोर्स तो सेम है क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स सेम है और यहाँ पे लेंथ अलग अलग दे रखा है, ठीक है, और पाई भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल सेम मटेरियल है। तो इसका मतलब जो डेल्टा एल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एल बाई डी स्क्वायर पे। ठीक, तो इन चारों के लिए एल बाई डी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करो, और जिसके लिए वैल्यू ज्यादा आ जाए उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि ये फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर रखा है तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर 200 आएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे एल बाई डी स्क्वायर तो डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, ठीक, कि 100 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 50, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 33.33 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा पहले वाले का ही है। ठीक, तो फर्स्ट वाले में एक्सटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए
and the second wire has cross sectional area 3a. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? ठीक है, मतलब सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दोनों का जो डेल्टा एल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मान लो अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि चलो यहाँ पर एक सिचुएशन हम लेते हैं कि मान लो वायर 1 है और वायर 2 है, तो दोनों के लिए पहले हम डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक, तो वायर 1 दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, मतलब दोनों का यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। हैव द सेम वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम सेम दे रखा है। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके लिए ए है, दूसरे के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया 3a दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, ठीक है, तो ये तो हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो सेम फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब इस पे भी फोर्स एफ है और इस पे भी फोर्स एफ दिया हुआ है। तो अभी हमने डेल्टा एल का जो फार्मूला निकाला था, तो वो फार्मूला कितना आया था, तो डेल्टा एल का फार्मूला आया था एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों वायर्स के लिए जो डेल्टा एल है, ठीक है, डेल्टा एल फॉर फर्स्ट वायर इक्वल्स टू डेल्टा एल फॉर सेकेंड वायर। अब यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू हम रखते हैं फर्स्ट वायर के लिए, तो फार्मूला ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ और एक सेकेंड, पेन नहीं काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर एफ हो गया और एल। ठीक है, तो लेंथ तो इसका एल ही है, क्योंकि इसमें टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम सेम दे रखा है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम सेम दे रखा है तो लेंथ तो अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो इसमें हो जाएगा, इसका 3l मान लो और इसका l कंसिडर कर लो। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम दे रखा है ना, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 कितना लिखोगे, मान लो अगर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इंटू L1, और यहाँ पे v2 क्या लिखेंगे, v2 यहाँ पे लिखेंगे 3a इंटू L2। तो यहाँ पे फाइनली L1 अपॉन L2 जो आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा ना। तो इसी के थ्रू हमने ये ले लिया है कि जो फर्स्ट वायर होगा उसका लेंथ 3l होगा और जो सेकंड वायर होगा उसका लेंथ l होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया f इंटू 3l अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया a है पहले वायर का और यंग मॉडुलस y रहेगा, ये फर्स्ट वायर का हो गया। अब सेकंड वायर के बारे में लिखते हैं। सेकंड वायर के लिए फोर्स कितना है, सेम रखा गया है। एरिया कितना है, सॉरी लेंथ कितना है, तो लेंथ l है, और एरिया कितना है, 3a है, इंटू मटेरियल कितना है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, तो ये दूसरे वायर के लिए भी हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ए से ए कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हमने फोर्स को हमें लिखना चाहिए था एफ, और यहाँ पे मान लेते हैं F1, क्योंकि फोर्स नहीं ना सेम होगा, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ही यही निकालना है हमें, कितना फोर्स अप्लाई किया जाए, तो ये वाला हमें फोर्स निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, F1 इक्वल्स टू 9F आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लिया गया है और इसको समझते हैं इसमें क्या क्या होगा। देखो, पहले इसमें जितना भी डेटा दिया हो उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर एज सोन इन द फिगर, पी क्यू और एस दे रखा है। अच्छा, किसका किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ डायमीटर्स, ठीक है, मतलब डायमीटर ऑफ स्टील एंड डायमीटर ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है P। ठीक है, उसके बाद लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है, तो लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कॉपर ये दे रखा है Q। उसके बाद अगला है यहाँ पे यंग मॉडुलस,
तो रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है एस। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, देन करिस्पॉन्डिंग रेशियो इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो वही काम हमें यहाँ पर अगेन करना है। ठीक है। तो इसमें मान लो अगर हम रेशियो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट जब करेंगे डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू। ठीक, मतलब एल वन का मतलब ये स्टील का है और टू का मतलब ये कॉपर का है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम रखते हैं। तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला यहाँ पर आएगा, अच्छा फोर्स तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, फोर्स को भी लिख लेते हैं। जैसे स्टील वाला जो वायर होगा, ठीक है, स्टील वाले वायर पर केवल इस मास का लोड है। ठीक है। और और उसके बाद में जो कॉपर वाला वायर है, ठीक, तो कॉपर वाले वायर पे यहाँ पे दे रखा है 5 m। ठीक है। तो टोटल जो नेट यहाँ पर आएगा वेट, ठीक है, वो कॉपर वाले पर 5 m का आएगा। ठीक है, कॉपर वाले वायर पे लोड कितने का आएगा? केवल 5 m का आएगा। लेकिन जो स्टील वाला है उस पे जो लोड आएगा वो दोनों का आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स किस पे, स्टील वाले वायर पे, तो स्टील वाले वायर पे फोर्स हो जाएगा 7 mg। और जब कॉपर वाले फोर्स हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 mg। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जब रेशियो निकालोगे एफ एस अपॉन एफ सी, तो ये आ जाएगा 7/5। ठीक। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें पहले हम वैल्यू लिखते हैं, तो क्या क्या वैल्यू दे रखा है? डेल्टा एल, डेल्टा एल का फार्मूला जो हम लोग यूज करते थे वो फार्मूला आता था एफ, ये फार्मूला आता था एफ इंटू, ठीक है, एल। अब इसमें इसमें कुछ अगेन प्रॉब्लम आ रहा है, चलो ये हो गया एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमें यहाँ पुट करना है। तो इसके लिए स्प्रिंग के लिए हम लिखेंगे एफ, सॉरी स्टील के लिए एफ एस, और यहाँ पे एल एस अपॉन ए एस, और यहाँ पर वाई एस अपॉन, इसके लिए भी राइट कर लो। इसके लिए कितना हो जाएगा? एफ सी, और यहाँ पे एल सी अपॉन, और इसमें अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं ए सी इंटू वाई सी। ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली दिखेगा, इसको थोड़ा और शिफ्ट हम कर देते हैं, चलो यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? क्या हो गया? पहले यहाँ पे जा रहा है। अब ठीक है। अब इसमें अगर हम फोर्स का रेशियो लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये समझ ले जाओगे, सिंप्लीफाई करने सबको आता ही होगा। तो एफ एस अपॉन एफ सी हो जाएगा, इंटू एल एस अपॉन एल सी हो जाएगा, इंटू, और इन सब का रिवर्स हो जाएगा, मतलब एरिया का हो जाएगा ए सी अपॉन ए एस, इंटू, और यंग मॉडुलस का भी हो जाएगा वाई सी अपॉन वाई एस। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारा वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ए सी अपॉन ए एस, तो इसको तो हम लोग डायमीटर से रिलेट ही कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर ए सी अपॉन ए एस निकालोगे, ए सी अपॉन ए एस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि डी एस स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर आएगा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। अब सारा वैल्यू हमें पता है, बस वैल्यू पुट करना है। तो एफ एस अपॉन एफ सी कितना आएगा? ये दे रखा है 7/5, यहाँ से ये हमने रख दिया, इंटू एल एस अपॉन एल सी कितना दिया हुआ है? ये क्यू दिया हुआ है। उसके बाद ए सी अपॉन ए एस कितना आया? ये पी स्क्वायर आ गया। उसके बाद वाई सी अपॉन वाई एस कितना दिया हुआ था? तो वो दिया हुआ था एस। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया आंसर। अब इसमें ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 7/5, 7/5 किसी में नहीं है, ऐसा क्यों आ रहा है? स्टील एंड कॉपर। अच्छा,
अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसमें ये ds अपॉन dc था ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है एरिया का रेशियो, तो एक्चुअल में ये कैलकुलेट हुआ है एस अपॉन ए सी। ठीक है, मतलब स्टील टू द कॉपर, और ये पी स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैल्यू रखना किसका है, ए सी अपॉन ए एस का वैल्यू रखना है। तो ये 1/p² हो जाएगा। और इसी तरह से यही गलती यहाँ पर भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ये वाई एस अपॉन वाई सी का है, और यहाँ पे हमें वैल्यू रखना किसका है, वाई सी अपॉन वाई एस का। तो ये भी 1 अपॉन हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7/5 Q अपॉन SP²। ठीक है, ये तो SP², तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक कर्व आता है, इस कर्व की हम बात कर लेते हैं। देखो इस कर्व में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें शायद कर्व थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि विजुअल है या नहीं। अच्छा, कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, जो वैल्यू मेरे फेस पे आ रहा है बट फिर भी विजुअल है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर भी इसको भी हम बता देंगे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। चलो इस कर्व को समझते हैं, कर्व भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है, मान लो अगर कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पर एक कोई बॉडी है। ठीक है, और इस पे हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, नीचे की तरफ। तो जिस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उस केस में उस केस में इस पे लगा हुआ स्ट्रेस और उससे आने वाला जो स्ट्रेन है उसके बिहेवियर को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, या उस वैल्यू को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें होता यह है कि इनिशियली जब फोर्स लगाया जाता है, ठीक, तो ये मान लो ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे मान लो ओ से लेके ए तक अगर हम आ रहे हैं, तो ओ से लेकर ए तक जब आ रहे हैं, ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक में हो क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे स्लोप ऑफ लाइन ओ ए गिव्स यंग मॉडुलस वाई। ठीक है, क्योंकि स्लोप पता कैसे चलेगा, स्लोप का मतलब ये है यहाँ पे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या कह सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करोगे तो उससे पता क्या चलेगा, यंग मॉडुलस पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर ओ से लेकर ए तक है, ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट रहती है। तो इसमें होता क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर हम कहाँ से लेकर कहाँ तक बात करें, ओ से लेकर ए तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये हुक्स लॉ होता है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे, और हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड है। और जो स्लोप ऑफ लाइन है ये तो हमने बता ही दिया क्या बताता है। लेकिन उसके बाद जब हम ए से बी तक बढ़ते हैं, ठीक है, तो ए बी में क्या होता है, ए बी रीजन में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस देने पर स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसका वेरिएशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का लिमिट है वो खत्म हो जाता है। वो लिमिट कहां तक रहता है, ए तक ही रहता है। तो ए एक तरह से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हुक्स लॉ के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ए बी रीजन के लिए, बट वायर विल स्टिल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर रिमूविंग ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, तो ये ए से लेके बी तक का बिहेवियर समझ में आ गया। उसके बाद इन रीजन बी सी, अब बी से लेकर सी तक को समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये भी थोड़ा सा कर्व दे रखा है। तो इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली विथ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेन। मतलब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस बदलते हैं तो स्ट्रेन तेजी से आता है। दिस बिहेवियर इज शोन अप टू पॉइंट सी नोन एज इल्ड पॉइंट, इसको इल्ड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये होता है कि अगर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी लेते हैं, ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक छोटा सा परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है सी पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर हम सी से भी आगे चलते हैं, तो सी से आगे चलने पर, ठीक, एक पॉइंट आएगा डी पॉइंट। तो
तो इस मतलब यहाँ पर सी से लेकर डी तक का बिहेवियर देख सकते हो, यहाँ पे भी कर्व है, तो कर्व होने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल वाला बिहेवियर नहीं रह गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्ट्रेस को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन ज्यादा तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब जब डी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो डी पॉइंट उसका एक तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है कि डी पॉइंट पर ये वायर टूट सकता है। ठीक, उसके बाद यहां पर यही मेंशन है कि इन रीजन देख सकते हो सी डी, पॉइंट डी इज करेस्पॉन्डेंस टू मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग आर टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद जब हम डी से लेकर ई तक जाते हैं, इन रीजन डी ई, द वायर लिटरली फ्लोज, मतलब एक तरह से ये फ्लो करने लगता है, या ये कह सकते हो कि स्ट्रेस बिल्कुल लगाना बंद कर दिया गया है, फिर भी अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेन होता रहता है। किस रीजन में? डीई रीजन में। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू डी आफ्टर विच वायर बिगेन टू फ्लो, डी के बाद ये सिचुएशन आ जाती है। और ई पर पहुंचते पहुंचते, ठीक है, ये वायर टूट सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। इन दिस रीजन स्ट्रेन इंक्रीजेज इवन इफ वायर इज अनलोडेड एंड रैप्चर एट ई, तो ये ई जो है ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज ये रहता है कि अगर ये जो डी और ई है, ठीक है, डीई का लेंथ अगर ज्यादा रहेगा, मतलब अगर डीई का लेंथ या डीई के बीच की जो गैपिंग है अगर ये ज्यादा रहती है, तो ऐसा जो वायर होता है, ठीक है, उसका नेचर वो डक्टाइल होता है। ठीक, मतलब उसको अच्छे से वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। तो अगर डीई ज्यादा होगा और अगर डीई जो है, ठीक है, वो लेस रहेगा, कम रहेगा गैप, तो ऐसा जो वायर होगा उसका नेचर ब्रिटल नेचर का होगा, मतलब वो जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छे क्वालिटी के वायर नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ दिया रहता है तो उसमें बस यहाँ पे चेक करना है डी से लेकर ई तक, या सी से लेकर ई तक भी चेक कर सकते हो। तो डी से लेकर ई तक, ठीक है, या सी से लेकर ई तक ये जो गैपिंग है अगर बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, इसके पाथ का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा रहता है तो उसका नेचर डक्टाइल होगा, कम रहेगा तो उसका नेचर ब्रिटल नेचर का होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने बता ही दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें दे रखी है, जैसे अगर हम शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस को कंपेयर करें तो सॉलिड के लिए, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने किस मॉडुलस को नहीं लिया? यंग मॉडुलस को नहीं लिया, क्योंकि यंग मॉडुलस केवल सॉलिड के लिए ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे शियर मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस, ये सबके लिए है, तो इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि सॉलिड के लिए शियर मॉडुलस जो होता है वो लार्ज रहता है और बल्क मॉडुलस भी लार्ज रहता है। ठीक, लेकिन लिक्विड के लिए शियर मॉडुलस जीरो रहेगा, ठीक है, और बल्क मॉडुलस लार्ज रहेगा लिक्विड के लिए। ठीक, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन कंप्रेसिबिलिटी को बता रही है। ठीक है, अभी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। और यहाँ पे गैस के लिए भी ये जीरो रहता है और बल्क मॉडुलस स्मॉल रहता है। ठीक, क्योंकि गैस जो है वो आसानी से कंप्रेसिबल हो जाती है। ठीक, तो जो कंप्रेसिबल होगा उसके लिए बल्क मॉडुलस एक तरह से क्या रहेगा? कम रहेगा, और जो इनकम्प्रेसिबल होगा उसके लिए बल्क मॉडुलस ज्यादा रहेगा। इसका ये मतलब एक रिलेशन यहाँ पे आ रहा है और वो कंप्रेसिबिलिटी का है। तो कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम सी से डिनोट करें तो ये कहीं ना कहीं बल्क मॉडुलस का क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, तो एक और टर्म ये याद रखना है कि सी यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब अगर किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम रहेगी, और अगर बल्क मॉडुलस कम है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर हम बल्क मॉडुलस के लिए फार्मूला हमने राइट किया था माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, तो यहाँ पे सी के लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी, मतलब जस्ट इसी का इनवर्स हो जाएगा, और इसका यूनिट भी इनवर्स हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी इनवर्स हो जाएगा। तो ये टर्म भी याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एनालॉगी है स्प्रिंग के साथ। ठीक है, अब स्प्रिंग के साथ इसको हम रिलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने स्प्रिंग के केस में ये पढ़ रखा है कि अगर कोई स्प्रिंग, मान लो ऐसे एक स्प्रिंग हम बना लेते हैं, और ये मान लो कोई स्प्रिंग है और इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग भी अपने आप को रिस्टोर करती है। तो इसमें दो फार्मूला बताया गया था। एक जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है। ठीक,
और यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और ये जो फोर्स रहता है, ये फोर्स कौन सा रहता है, ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक, मतलब अगर इसको हम इस डायरेक्शन में इलोंगेट कर रहे हैं एक्स, तो ये वाला फोर्स यहाँ पे लिया जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और के को कहा जाता था कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर केवल हम मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला राइट करें, माइनस साइन को हटा दें, तो एफ इजिकल्स टू के एक्स आ जाता है। उसके बाद स्प्रिंग को एक्स इलोंगेट करने पे जो इसमें एनर्जी स्टोर होती थी, वो एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये तो स्प्रिंग का सिचुएशन था। अब यहाँ पे, ठीक है, हम लोग मान लो यहाँ पे हमने एक वायर ले रखा है। ठीक है, ये कोई वायर है और इसका लेंथ हम मान लेते हैं एल, और इसके बाद जब इस पे फोर्स लगाया गया तो ये इलोंगेट हुआ, और इलोंगेट होने के बाद इसका हो गया लेंथ एल प्लस एक्स, इस पे जब फोर्स लगाया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग राइट करें एक्स का वैल्यू, तो अभी हमने यंग मॉडुलस पढ़ाया था, तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या आता है, यंग मॉडुलस का फार्मूला आया था एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये आया हुआ था। ठीक, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और फोर्स को राइट करें, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल आएगा फोर्स। ठीक, अब इसमें इस फोर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल, और ये जो डेल्टा एल है इसका वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको हम स्प्रिंग वाले फार्मूले से कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज आ रही है वाई ए अपॉन एल, ये भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा वाई ए बाई एल आ जाएगा, ये के का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि इस कॉन्सेप्ट से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, तो अब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले एक यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दो वायर है, ठीक, मान लो एक वायर ये है और दूसरा वायर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वाला वायर है। यहाँ पे दूसरे वायर का हमने डायमीटर चेंज कर दिया। ठीक, डायमीटर क्या, जितने पैरामीटर हैं सबको चेंज कर दो। मान लो इसके लिए यंग मॉडुलस y1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन a1 है, लेंथ इसका l1 दे रखा है, दूसरे वाले के लिए y2 है, a2 है और l2 है। तो इसके लिए मान लेते हैं जो कांस्टेंट है वो k1 से डिनोट करते हैं, इसके लिए k2 से डिनोट करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो मान लो फोर्स लगाया गया F, तो अगर इसमें पूछा जाए कि नेट इलोंगेशन कितना होगा, अगर कोई एक वायर दिया होता तो डेल्टा एल हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ये दोनों वायर कंबाइंड हैं और यहाँ पे हमें नेट इलोंगेशन पूछा जा रहा है, डेल्टा एल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हम यहाँ पे के वन के टू अगर राइट करें तो के वन कितना होगा, के वन यहाँ पे हो जाएगा वाई वन ए वन अपॉन एल वन, और के टू कितना आएगा, के टू आ जाएगा वाई टू ए टू अपॉन एल टू। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों वायर जो हैं किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए जब हम लोग के नेट निकालना सीखे थे, ठीक, तो स्प्रिंग के लिए सीरीज में जब हम के नेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब पैरेलल में। जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का जो तरीका होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब रेजिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट हम सीरीज में लगाते हैं वो स्प्रिंग में पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ पे ये सीरीज में है तो हम पैरेलल वाला मेथड लगाएंगे, के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू, या उस तरह से भी निकाल सकते हो, वन अपॉन के नेट इज इक्वल्स टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, इस तरह से भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से के नेट आ जाएगा। के नेट आने के बाद अगर हम फार्मूला यूज करें एफ के नेट इंटू एक्स, तो एक्स हमारा क्या है, नेट इलोंगेशन, फोर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, के नेट हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसके हेल्प से एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला जो राइट किया था वो फार्मूला था एफ इजक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स, और हमने लिखा था कि के का जो वैल्यू है ये कितना है, वाई ए अपॉन एल है। और स्प्रिंग के केस में जब पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आती थी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और के का मतलब कितना, वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर,
तो ये एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो U इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और फोर्स के टर्म में अगर इसको हम लेकर जाएं तो फोर्स के टर्म में, ठीक है, Y का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा L। हमने केवल Y का वैल्यू रखा है, इसका वैल्यू हमने रख दिया, इंटू A अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर। U इक्वल्स टू 1/2 FL अपॉन A, और इसको लिखा जा सकता है x इंटू A/L इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसमें ये देख सकते हो कि कैंसिल क्या होगा, कैंसिल इसमें हम कर सकते हैं किसको किसको, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, U इक्वल्स टू 1/2 F इंटू एक्स। ठीक है, मतलब फोर्स इंटू इलोंगेशन, इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, कि अगर फोर्स दिया रहे और इलोंगेशन दिया रहे तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और फार्मूला हम डिराइव करते हैं, उस फार्मूले को यहीं से डिराइव कर देते हैं। देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हो 1/2, और यहां पे यह आ जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखा इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मान लो 1/2, स्ट्रेस को बताओ क्या राइट करोगे, F/A। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा x/L। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू एल। तो यहाँ पे देख सकते हो जब, ठीक है, ये यहाँ पे मान लो ये x है और एक x कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे बचा क्या था, F/A बचा हुआ था, तो F/A हो गया, और एक x और एक l बचा हुआ था, ये हो गया, और ऊपर A इंटू एल बचा हुआ था। ठीक है, तो सेम वही चीज है। तो ये भी एनर्जी का एक फार्मूला आ जाता है। तो एक फार्मूला ये याद रखना है कि U इक्वल्स टू हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। ठीक है, और दूसरा ये फार्मूला याद रखना है, इसमें एक टर्म आती है जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी डेंसिटी को। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे ये वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। अच्छा, एक चीज और, इसमें ये जो डेरिवेशन है ना, इसको भी डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये हाफ यहाँ पे क्यों आ जा रहा है, हाफ इसलिए आ जा रहा है कि जब हम किसी स्प्रिंग को या किसी भी वायर को हम स्ट्रेच आउट करते हैं तो वहां पे जो फोर्स होता है ना वो वेरिएबल होता है। अगर इनिशियल पॉइंट पे हम देखें तो हम जीरो फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, और मान लो जब उसको हम स्ट्रेच करते करते उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, एक्स इलोंगेट कर दिया, तो मान लो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया एफ। पहले कितना था, जीरो, बाद में कितना हो गया, एफ। तो जब हम एवरेज फोर्स निकालते हैं तो F/2 आ जाता है, और फिर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि इसका डेरिवेशन भी इस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद एक और टर्म इसमें आता है जिसका नाम है पाइसन रेशियो। ठीक है, पाइसन रेशियो को समझते हैं, पाइसन रेशियो क्या चीज है। इस पर एक क्वेश्चन भी हम ऐड कर ले रहे हैं पाइसन रेशियो पे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो देखो। पाइसन रेशियो ये होता है कि मान लो इसके लिए एक फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास यहाँ पे ऐसे कोई एक सिलिंड्रिकल रॉड है, तो इस सिलिंड्रिकल रॉड को जब हम इलोंगेट करेंगे, जब खींचेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, तो ये वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, या मान लेते हैं जो डायमीटर था, यहाँ पे ये डायमीटर कितना था, कैपिटल डी था, तो यहाँ पे जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना हो गया होगा, ये हो गया डी माइनस डेल्टा डी।
डायमीटर चेंज हो गया। यहाँ पे अगर लेंथ एल है तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ हो गया होगा एल प्लस डेल्टा एल। तो इसमें अगर हमें स्ट्रेन लिखना हो, कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे लिखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आता है, ये आता है डेल्टा एल अपॉन एल। उसी तरह से यहाँ पर एक और स्ट्रेन डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन डायमीटर टू द इनिशियल डायमीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा था इसलिए ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो पाइसन रेशियो होता है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और जब हम लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो लिख देते हैं, ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, यही पाइसन रेशियो हो जाता है। और ये भी एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, ये भी यूनिट लेस है और डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम मत करना कि डेल्टा डेल्टा कैंसिल कर दो, नहीं तो सब कैंसिल हो जाएगा। वो डेल्टा एक स्मॉल वैल्यू को बता रहा है, ये खुद में एक पैरामीटर है, तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आ जाता है पाइसन रेशियो। तो पाइसन रेशियो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा